नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं वीडियो ग्राम विकास अधिकारी 2018 में प्रथम पाली हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसमें कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो पार्ट 1 है, इसमें 25 प्रश्न हैं और 25 प्रश्न आप अगले वीडियो में देखिएगा पार्ट 2 में। तो शुरू करते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। निर्देश ये है कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर इससे संबंधित 4 प्रश्न हैं जो कि इसी गद्यांश पर आधारित हैं। हम उसके प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रता पूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। अब देखते हैं इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को। किससे रहित राज्य किस काम का? ए भद्रजनों से, बी श्रेष्ठ जनों से, सी प्रियजनों से, डी शिक्षित जनों से। इसका विकल्प सी सही होगा, प्रियजनों से। गद्यांश में बच्चों सबसे पहले ये दिया गया है, प्रियजनों से रहित राज्य किसी काम का नहीं होता। देखते हैं अगला प्रश्न। जगत का अर्थ है ए समाज, बी संसार, सी देश, डी प्रदेश। गद्यांश के अनुसार इसका विकल्प बी सही है, संसार। प्रश्न 3, निष्फल का आशय है ए अधूरा, बी फलदायी, सी सार्थक, डी व्यर्थ। इसका विकल्प डी सही है, व्यर्थ। तो गद्यांश के अनुसार इसका विकल्प डी सही है, व्यर्थ। अगला प्रश्न, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है ए जीवन को सुखमय बनाना, बी जीवन को दुखमय बनाना, सी खेतों की सिंचाई करना, डी जीवन को संकट में डालना। इसका विकल्प ए सही है, जीवन को सुखमय बनाना। देखते हैं अगला प्रश्न। अभी तक हम लोग गद्यांश से संबंधित प्रश्न देख रहे थे, अब देखते हैं अन्य प्रश्न। निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। ऐसा है कि स्वरों की संख्या है कितनी? 11। इन स्वरों को उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या है 4, आ, ई, उ, री, और दीर्घ स्वरों की संख्या है 7, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इसका विकल्प ए सही होगा, ई। ई ह्रस्व स्वर है। इसके अतिरिक्त ई, ए, ऐ ये सभी दीर्घ स्वर हैं। 2 ह्रस्व स्वरों को मिलाकर दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ए गा, बी जा, सी वा, डी सा। इसका विकल्प सी सही है, वा। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, या, रा, ला, वा। ये 4 हैं अंतस्थ व्यंजन, और ये वा जो है ये भी अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजनों से संबंधित और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ वा दिया है, तो या और वा ये अंतस्थ व्यंजन तो होते ही है, साथ में इन्हें एक और नाम से जानते हैं, अर्ध स्वर। इन्हें और किस नाम से जानते हैं? अर्ध स्वर। इसके अतिरिक्त रा,
रा क्या है? रा को लुंठित वर्ण के नाम से जानते हैं या लुंठित व्यंजन। इसके अतिरिक्त इसको प्रकंपित या कंपन जात के नाम से भी जानते हैं। ला क्या है? ला को हम कहते हैं पार्श्विक वर्ण। इसका दूसरा नाम क्या है? एक तो अंतस व्यंजन के नाम से जाना जाता है, दूसरा इसको पार्श्विक व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। देख लेते हैं अन्य विकल्प। गा, गा क्या है? ये है स्पर्श व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजन का वर्ग से संबंधित है। का, खा, गा, घा, अंगा, ये पांचों जो है वो स्पर्श व्यंजन है और गा का उच्चारण स्थान है कंठ। फिर जा, जा क्या है? ये भी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। चा, छा, जा, झा, या, तो ये जा क्या है? इसका उच्चारण स्थान है ताल। ये सा क्या है? सा है ऊष्म व्यंजन। शा, सा, सा, हा, ये चार ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और ये सा का उच्चारण स्थान है दंत या दांत। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ए खा, बी गा, सी घा, डी ठा। इसका विकल्प बी सही है, गा। ये अल्प प्राण क्या है? ये अल्प प्राण व्यंजन उसे कहते हैं जिनको बोलने में हमारी श्वास वायु बहुत कम मात्रा में मुंह से बाहर निकलती है, वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, क्योंकि इनके बोलने से, महाप्राण वर्णों को बोलने से हमारे मुंह से बहुत अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है, इसलिए प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है और पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? ए जा, बी का, सी चा, डी टा। इसका विकल्प बी सही है, का। देखो बच्चों, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं इनकी संख्या होती 25 और इनको 5 वर्गों में बांटा जाता है। एक में 5 वर्ण होते हैं, तो इस प्रकार के 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाए? 25। तो इस प्रकार से स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। और ये क्या पूछा गया? घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण कौन सा है? तो इसका विकल्प ए सही होगा, जा। बच्चों, इसका विकल्प ए सही होगा, जा। ये का नहीं सही होगा, का हम हटा देते हैं, तो इसका विकल्प ए सही होगा, जा। देखो, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण क्या होगा? अघोष होगा। पहला, दूसरा वर्ण सदैव अघोष होगा स्पर्श व्यंजन का। तीसरा, चौथा, पांचवा ये घोष होते हैं, ये घोष होते हैं। तो जा, चा, छा, ये दोनों क्या होंगे? अघोष होंगे। जा, झा, या, ये क्या होगा? घोष होगा। घोष या सघोष एक ही होता है, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होगा? वो होगा घोष या सघोष। पहला और दूसरा क्या होगा? अघोष होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उनका पहला और दूसरा वर्ण सदैव अघोष होगा और तीसरा, चौथा, पांचवा घोष या सघोष होगा। तो जा क्या है? तीसरे नंबर पे आता है। चा, छा, जा, ये तीसरे नंबर पर आता है, इसलिए ये घोष है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? ए आ, बी आ, सी ई, डी ओ। इसका विकल्प डी सही है, ओ। इसका विकल्प डी सही है, ओ। अब देख लेते हैं और विकल्प। विकल्प ए आ, ये क्या है? ये कंठ है। फिर बी आ, ये भी कंठ है। सी ई, ये तालु है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में योग रूढ़ शब्द है। ए पीला, बी जलज, सी पर, डी दूध वाला। इसका विकल्प बी सही है, जलज।
योग रूढ़ शब्द वहां होता है जहां दोनों ही, जब हम किसी शब्द को अलग कर देते हैं तो उसके दोनों ही पद प्रधान ना होकर कोई अन्य तीसरा अर्थ निकलता है, वही प्रधान होता है। जैसे जलज शब्द को जब हम तोड़ेंगे, जब इसे अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल प्लस जा। जा का क्या अर्थ है, उत्पन्न हुआ। तो जो जल में उत्पन्न हुआ हो, जलज अर्थात कमल। तो इस प्रकार से इसका एक तीसरा अर्थ निकल रहा है, जलज माने कमल। तो इसलिए यहाँ पर योग रूढ़ शब्द है। और विकल्प देख लेते हैं, पीला, ये रूढ़ शब्द है। जब रूढ़ शब्द वहां होता है जब हम किसी शब्द के टुकड़े करते हैं, उसको अलग करते हैं, तो उनका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता। जैसे पीला को जब हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी प्लस ला, जिसका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर ये रूढ़ शब्द है। फिर देख लेते हैं विकल्प सी पर, जब हम पा और रा को अलग करेंगे तो क्या होगा, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, पा प्लस रा। तो वह शब्द जिनके टुकड़े करने पर, जिनको अलग करने पर उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, वह रूढ़ होते हैं। ले पर जो है ये रूढ़ शब्द है। अब हम और देख लेते हैं विकल्प डी, दूध वाला। इसको जब हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूध प्लस वाला। तो इसका अर्थ निकल रहा है दोनों पदों का, इसलिए ये यौगिक है। देखते हैं अगला प्रश्न। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा, ए मह प्लस उत्सव, बी मही प्लस उत्सव, सी महा प्लस उत्सव, डी मही प्लस उत्सव। इसका विकल्प सी सही है, महा प्लस उत्सव। और यहाँ पर गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि वहां होती है जैसे हमने इसको आ प्लस ओ को जब हमने मिलाया तो दोनों को क्या बन गया, ओ। यहाँ आ प्लस ओ मिलके ओ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर गुण स्वर संधि है। जहां पर भी आ प्लस ओ मिलके ओ हो जाता है वहां पर सदैव गुण स्वर संधि होती है। तो महा का आ प्लस उत्सव का उ, आ प्लस ओ बराबर ओ, महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव, इसलिए यहाँ पर गुण स्वर संधि है। देखते हैं अगला प्रश्न। बैलगाड़ी में समास है, ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी अव्ययी भाव, डी तत्पुरुष। इसका विकल्प डी सही है, तत्पुरुष। बैलगाड़ी, यहाँ पर करण तत्पुरुष समास है। बैलों के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी बैलगाड़ी। देखते हैं अगला प्रश्न। आगमन में उपसर्ग है, ए आ, बी आ, सी आग, डी मन। इसका विकल्प ए सही है, आ। देखो गमन जो है ये मूल शब्द है और इसमें जब आ उपसर्ग लग गया तो हो गया आगमन। जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है कि उपसर्ग से 3 प्रकार के कार्य होते हैं। उपसर्ग है क्या, उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं, शब्द के टुकड़े होते हैं जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगकर, शुरू में लगकर उसके अर्थ को 3 प्रकार के कार्य करते हैं। कभी कभी उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उल्टा कर देते हैं, कभी कभी उस शब्द में विशेषता ला देते हैं और कभी कभी एक नया शब्द बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर शब्द का अर्थ उल्टा हो गया। जैसे गमन मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है जाना, जिसमें आ उपसर्ग लग गया तो हो गया आगमन माने आना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। रसोइया में प्रत्यय है, ए या, बी या, सी आ, डी रस। इसका विकल्प बी सही है, या। प्रत्यय वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके शब्द को, अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या एक नया शब्द बना देते हैं। तो रसोई मूल शब्द है, यहाँ या प्रत्यय लगकर शब्द बन गया रसोइया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है, ए क्षेत्र, बी गधा, सी गाय, डी घर। इसका विकल्प ए सही है, क्षेत्र। बच्चों ये छा जो होता है, ये छा जो है ये इससे बने शब्द 99% तत्सम होते हैं और चा के बाद वाला जो छा आता है या खा आता है वह तद्भव होते हैं।
तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के आज भी हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से निकलकर पाल प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए काफी कुछ बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। देख लेते हैं अन्य विकल्प। गधा ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा गर्धभ। सी गाय, इसका तत्सम होगा गौ। डी घर, इसका तत्सम होगा गृह। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? ए यौवन, बी निर्झर, सी जीव, डी स्थान। इसका विकल्प सी सही है, जीव। जीव तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होता है जिह्वा। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में कौन सा शब्द देशज है? ए गोबर, बी घोड़ा, सी हल्दी, डी कटोरा। इसका विकल्प डी सही है, कटोरा। बच्चों, ऐसे शब्द जो कि अपने देश में ही जिनका जन्म होता है, जैसे देशज को जो हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा देश प्लस जा। जा माने उत्पन्न हुआ, जो अपने ही देश में जिसका जन्म होता है, लेकिन यह पता नहीं चल पाता कि इसकी उत्पत्ति देश में कहाँ से हुई और कब से शुरू हुई, वह शब्द देशज कहलाते हैं। अन्य विकल्प देख लेते हैं। जैसे गोबर क्या है? ये तद्भव है, इसका तत्सम होगा गोमय। घोड़ा क्या है? ये भी तद्भव है, इसका तत्सम होगा घोटक। हल्दी क्या है? तत्सम है, तद्भव है, इसका तत्सम होगा हरिद्रा। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? ए टिकट, बी मध्य, सी मयूर, डी वचन। इसका विकल्प ए सही है, टिकट। टिकट विदेशी शब्द है और ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसके अतिरिक्त और तीनों विकल्प जो हैं ये तीनों तत्सम हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में संज्ञा शब्द है। ए हरा, बी पतला, सी सभा, डी गहरा। इसका विकल्प सी सही है, सभा। सभा समूहवाचक संज्ञा है। इसके अतिरिक्त हरा, पतला, गहरा ये तीनों ही गुणवाचक विशेषण हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में सर्वनाम शब्द है। ए नींद, बी रोग, सी सफाई, डी कौन। इसका विकल्प डी सही है, कौन। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो होते हैं ये कौन, क्या और कैसे, ये तीन शब्द आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में। मुख्य रूप से दो ही शब्द आते हैं, कौन और क्या, जिसमें से कौन जो है ये 99% सजीव के लिए प्रयोग किया जाता है और क्या निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो बच्चों, मैंने 99% कहा है, 1% में दोनों किसी में भी, दोनों प्रश्नवाचक शब्द कौन क्या किसी में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त नींद, रोग, सफाई ये तीनों ही भाववाचक संज्ञा है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में विशेषण शब्द है। ए लड़कपन, बी उचित, सी कठोरता, डी घबराहट। इसका विकल्प बी सही है, उचित। ये उचित शब्द जो है ये गुणवाचक विशेषण है। इसके अतिरिक्त लड़कपन, कठोरता, घबराहट ये तीनों ही भाववाचक संज्ञा है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। ए उठना, बी चमकना, सी गिराना, डी देना। इसका विकल्प सी सही है, गिराना। प्रेरणार्थक क्रिया वहां होती है जहां कर्ता क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो जहां कर्ता स्वयं अपना कार्य ना करके किसी और से कार्य करवाता है वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया के दो प्रकार से होती है, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। जहां कर्ता स्वयं कोई कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य को करवाता है वहां प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और जहां कर्ता स्वयं तो कोई कार्य करता नहीं और दूसरे से कहकर किसी तीसरे से कार्य को करवाता है तो वहां द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो गिरना मूल शब्द है, गिराना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। यदि गिरवाना होता तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में अव्यय है। ए उत्तर, बी ठीक,
सी जापान, डी कृष्णा। इसका विकल्प बी सही है, ठीक। अव्यय वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर जिनका रूप किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं होता है, बदलता नहीं है, वे अव्यय कहलाते हैं। अव्यय के चार भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पंछी का पर्यायवाची शब्द है। पंछी का पर्यायवाची शब्द है। ए भूधर, बी मीन, सी वृंद, डी बिहक। इसका विकल्प डी सही है, बिहक। और विकल्प देख लेते हैं। भूधर ये पर्वत को कहते हैं, बी मीन ये मछली को कहते हैं, सी वृंद ये समूह को कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। जटिल का विलोम शब्द होगा। ए सरल, बी कठिन, सी कुटिल, डी टेढ़ा। इसका विकल्प ए सही है, सरल। जटिल माने क्या होता है? बहुत पेचीदा, बहुत कठिन हो जिसको करना। और सरल का अर्थ बिल्कुल सरल, जिसको बहुत आसानी से किया जा सके। तो जटिल का विलोम शब्द होगा। नमस्कार बच्चों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं।